हेलो। जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी पिछली क्लास में पढ़े थे, क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक, मैं डायरेक्टली आज टॉपिक पे आ रहा हूं बिना किसी खास बात के। अपने टॉपिक पे आते हैं और सारी बातों पे चर्चा करेंगे टॉपिक पे, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में साइंस में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टर्म पढ़ा गया था। आप सबने आपने वहां पे प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होता है, प्रकाश के गुणों को आपने जाना था। मैंने बताया था कि आज की क्लास में आपको मैं यह सिखाऊंगा कि किसी भी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या क्या तरीका होता है, कितने तरीके से किस प्रकार के दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। अगर आप सभी क्लास में नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला हर एक वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। आपके बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी टॉपिक पे डिस्कस करा जा रहा है उससे बोर्ड एग्जाम में 100% अपना एक क्वेश्चन फंसेगा। आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या आप श्योर समझिएगा। इसलिए आप विश्वास के साथ सारे क्लास को लगातार ज्वाइन कीजिए। इस क्लास पर, इस वीडियो में आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ की और साइंस की कक्षा 10 की क्लास चलती मिल रही है और जल्द ही, बहुत जल्द हम लोग आएंगे कक्षा 12 की क्लास को लेकर। बस टीम तैयार कर रही है सारी काम को, टीम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे टाइम मैनेजमेंट जब जैसे हो जाएगा तुरंत आपके लिए कक्षा 12 की साइंस में फिजिक्स का और यहाँ पे मैथ की क्लास जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल चलेंगे क्लास में, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक मेरा था कि आज पढ़ाने को है, आज आपके साथ मैं वो चर्चा करने वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लेंस में होगा चाहे दर्पण में होगा। ये स्थितियां जानना समझना बहुत जरूरी होता है। इन स्थितियों को अगर समझ के रखोगे, इन पर कॉन्सेप्ट आपका बैठा होगा, मन से बैठाए होगे, तो आपको मजा आएगा। बाद में सवाल भी लगाने में अच्छा लगेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने में अच्छे लगेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बहुत देर ना करके। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ दर्पण के प्रकार। पहली बात तो दर्पण के प्रकार बताऊंगा, फिर इसके बाद गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। दर्पण यहाँ पे अगर कहा जाए दो प्रकार का होता है। क्या होगा, यहाँ कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, ठीक। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, ये जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है। दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, समतल दर्पण होता है, क्या, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है हमारे पास गोली दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखिएगा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या फर्क है, दोनों में क्या खास बात होता है। समतल दर्पण का मतलब क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, बिल्कुल प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वक्राकार हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। आप यहाँ पे दर्पण को समझिए पहले क्या चीज है। दर्पण क्या होता है, फिलहाल एक एक कांच होता है, पारदर्शी कांच रहता है। उस पर एक साइड क्या करते हैं, पॉलिश किया गया होता है, पेंट किया गया होता है, और दूसरा साइड क्या होगा, परावर्तक तल के काम करता है। जैसे आपके घर में मिरर होता है, इसमें आप अपना चेहरा देखकर आप बाहर जाया करते हैं, ठीक है। तो वो दर्पण क्या है, वो जो जिसमें आप चेहरा देख के जाते हैं सुबह सुबह, मिरर जो होता है, वही दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, उसी प्रकार के दर्पण की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो होता है नॉर्मली, हम लोग घरों में जो यूज करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। और ये जो दर्पण और भी प्रकार का होता है, ऐसा दर्पण होता है जिसका ये मतलब परावर्तक एकदम वक्राकार हो, घुमा हुआ हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई समतल दर्पण का मैं फिगर बना रहा हूँ, ये कोई दर्पण है, पीछे क्या है, कलई किया गया भाग है, पीछे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, आगे कुछ भी देखेंगे तो टकराकर वो प्रतिबिंब हमको वापस दिख रहा होता है, यहाँ से हम देख पाते हैं। ये क्या होगा, इधर का तल परावर्तक तल काम कहलाएगा, ये वाला तल खुरदुरा तल कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग खुरदुरा होता है लेकिन कहते हैं क्योंकि रफनेस इधर रहती है, इधर बिल्कुल साफ रहता है। तो ये क्या होगा, परावर्तक तल कहलाता है, पीछे यहाँ पे खुरदुरा तल होगा, ठीक है। तो ये चीज होगा। और गोली दर्पण में क्या होगा, गोली दर्पण जो होता है वो किसी बड़े से गोले को, खोखला गोला होता है, उसका कटा हुआ भाग होगा, इसको हम लोग काट लेंगे किसी खास रूप से। अगर काट लेंगे तो मान लीजिए काट के निकाल दिए, इसको हटा दिया जाएगा, काट के हट गया है, इतना सा बचा है। तो ये क्या बना, एक गोले का एक कटा हुआ भाग है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब ये क्या बनेगा, एक वक्राकार पृष्ठ बन रहा है। क्या, वक्राकार पृष्ठ बन रहा है, इसका एक भाग कलई कर देंगे, चाहे अंदर का चाहे बाहर का। अगर बाहर का भाग कलई कर देंगे तो भी क्या बनेगा, एक प्रकार का गोली दर्पण होता है, ठीक है।
और दूसरा एक काम कर दीजिए, ऐसे दर्पण ऐसे था, इसके अंदर का भाग काली कर देते हैं, अंदर के भाग को हम लोग काली कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी एक प्रकार का यहाँ पर दर्पण का काम करता है, जो कि गोली दर्पण होगा। इस तरह से आप दो व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ पर आपने समतल दर्पण को एक ही तरफ देखा, अगर इस तरफ से आप पेंट करोगे तब भी वही बात होगी, इस तरफ से करेंगे तब भी वही बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो गोली दर्पण होता है, इसको दो रूपों में पेंट किया जाता है। अगर अगर वक्र के अगर बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तब कुछ अलग स्वरूप होता है, अगर भीतरी पृष्ठ पर, अंदर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो कुछ अलग स्वरूप होता है। बताने वाला हूं क्या होता है। अगर क्या होगा, कोई ऐसा गोली दर्पण हो जिसमें क्या होगा, अंदर की तरफ कलय किया गया होता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण होता है। और ऐसा दर्पण जिसमें बाहर के पृष्ठ को कलय किया गया होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर होता है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। आइए फिर से एक बात सुन लीजिए, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, परिभाषा सुनिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा ये सारी चीजों को, आपको देखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, अवतल दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका क्या होगा, बाहरी पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश किया गया होता है, और भीतरी तल क्या होता है, भीतरी पृष्ठ क्या करता है, ये परावर्तक तल काम करता है। कौन सा, परावर्तक तल का काम करता है। अगर थोड़ा देखने में असुविधा होगी, देखिएगा मैं लिखा हूं यहाँ परावर्तक तल लिखा हूं। ठीक है, यही परावर्तक तल है, यही परावर्तक तल है। वैसे दिखना चाहिए, इतना भी छोटा ही लिखा गया है, लेकिन अगर ना दिखे तो थोड़ा सा एक का काम करो, जो मुम कर सकते हो, जैसा भी होगा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये परावर्तक तल काम करता है, इस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जो दबा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल काम करता है, अवतल दर्पण होगा। ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल पॉलिश किया गया हो और उभरा हुआ तल परावर्तक तल काम करता है, उसे और उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, मतलब इसको कोई बच्चे अगर भूलना चाहते हैं तो ना भूलें। जैसे अगर अवतल है, अवतल में क्या होगा, अवनमन किया गया, मतलब दबा हुआ, अंदर की ओर दबा होगा तो क्या हो जाएगा वो, मतलब अवतल होगा। और उसे उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ तल होगा परावर्तक, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप याद करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट खोज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या देखा, दर्पण को देखा, कौन कौन सा दर्पण होता है, समतल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तल दर्पण होगा और अवतल दर्पण। समतल और गोली में दो भाग हो गए, एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। अब यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में समतल दर्पण के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे। पूछा कहाँ से जाएगा, पूछा जाएगा तो अवतल और उत्तल दर्पण से। तो मैं उसी को लेके आता हूँ, अवतल उत्तल दर्पण को लेके आ रहा हूँ, उसी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आपके साथ आ जाऊंगा यहाँ प्रतिबिंब बनने के नियम के ऊपर। ठीक है, आइएगा देखते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के संबंध में कुछ खास परिभाषाएं होती हैं, कुछ खास कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और अवतल दर्पण में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसको आप सीखिएगा, जानिएगा। यहाँ जो भी हेडिंग होगी वो यह होती है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसी के बारे में जानिएगा। तो मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ बढ़िया सुंदर सा, क्या होगा, जो दोनों दर्पण को प्रदर्शित कर रहा होगा। ये हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा होगा, ये है। और इस पे कलर कर दे, पीछे यहाँ पे कर दीजिएगा, उभरा हुआ तल इधर तो कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको ऐसे कर देंगे। और अगला ये होगा, एक ये क्या है, उभरा हुआ तल पे कलर किया गया होगा, अवतल होगा, अवतल दर्पण। और ये क्या होगा आपका, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। इस तरह से इनके नाम हो गए, फिगर बन चुका है। अब आप जानिएगा, यहाँ पे मैं कुछ 4-6 बात लिखने वाला हूँ, कुछ पॉइंट लिखूंगा, तो सारे पॉइंट को जानेंगे ये होते क्या है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट की बात होगी, यहाँ नीचे लिख सकते हैं क्या, हाँ नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र, या फिर यहाँ पे मतलब वक्रता केंद्र कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या हो जाएगा,
वक्रता त्रिज्या, उससे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे ध्रुव, ठीक है, ध्रुव, और फिर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट होंगे बताता हूँ कि वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और फिर फोकस दूरी, फोकस दूरी, इतनी सी बात है। 1 2 3 4 5 बहु इतना ही है ना, और एक आधो होगा, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, उसके बारे में। तो मान लीजिए ये दो दर्पण है, इनका जो पॉइंट होगा M1 M2 हो गया, दोनों किनारों को हम लोग M1 M2 नाम से दे रहे हैं। M1 M2 हुआ कि किनारा हो गया मिरर का, ठीक है। और ये इन दर्पण में सबसे पहले क्या होगी, इस वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए और वक्रता केंद्र को दिखाई होता कहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या होगा, वक्रता केंद्र का मतलब जो वक्र बना हुआ है, जो वक्राकार तल है, इसका जहां केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ हम लोग अलग रूप से देखते हैं। कैसे कि जो गोली दर्पण होता है, किसी खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को यहां दर्पण के लिए क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर सुनिएगा, जो खोखला जो एक दर्पण होता है, गोली दर्पण जो होता है, किसी खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो मान लीजिए गोला यहाँ कहीं बड़ा से रहा होगा, इसका केंद्र यहाँ मान लेते, यहाँ पे क्या होगा, ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, C4 सेंटर हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र, ठीक है। इतना बना लिए हैं, तो दोनों का वक्रता केंद्र तो मिल गया है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई है, इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, सी से। अगला हमारे पास होगा ध्रुव। ध्रुव किसे दिखाते हैं, पी से। P फॉर पोल, पोल में ध्रुव होता है। ध्रुव किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा सुनिएगा। तो जो ये दर्पण है, ये परावर्तक तल है, और ये क्या है, पॉलिशदार तल है, ठीक है, पॉलिश किया गया खुरदुरा तल है। तो जो दर्पण का जो दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है, उसके परावर्तक तल के मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या, जो परावर्तक तल है, इसका जो बिल्कुल बीच भाग होगा, एकदम मध्यबिंदु होगा, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से दिखाते हैं। क्लियर हुआ, जो परावर्तक तल होता है उसके मध्यबिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। हम लोग पी से दिखा दिए, आगे बढ़े। मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा और ध्रुव होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हुआ और ये ध्रुव हुआ, इसको मिलाने जो रेखा होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखो दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष को इसे दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ध्यान से सुनते जाइए, बड़ा आसान है, कुछ भी परिभाषा याद करना कठिन नहीं है। आप पहले सुनने का प्रयास तो करें, बहुत ज्यादा लिख के क्या करेंगे। अब आपको रिवीजन का समय है, अब आपको कॉन्सेप्ट बैठाने का समय है। आप सुनिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, फिर उसका लिखा करिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर लिखा करिए। इस ऐसे करने से आप एक बार सुन के अगर लिखेंगे तो माइंड कंसंट्रेट रहेगा और याद हो जाती चीजें, ठीक है। आइए आगे देखें। मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस क्या होगा। अब मुख्य फोकस से थोड़ा सा नया नियम लगाना पड़ेगा। मुख्य फोकस के नया नियम लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। पहले आप वक्रता त्रिज्या सुन लीजिए। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं, आर से, ठीक है। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या किसे कहते हैं, वैसे केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र है, ये परिधि है, बीच दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। वैसे यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं, ये वक्र है तो वक्रता त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, आर से। एक प्रकार की दूरी होती है, इसमें भी यही हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से दिखा दिया। आगे बढ़ोगे, मुख्य फोकस होता है। आइए थोड़ा कंसंट्रेट होकर बात करें। कंसंट्रेट होकर बात करिएगा मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस का मतलब क्या होगा, अगर दर्पण के समान, दर्पण की बात कर रहा हूं, देखिए दर्पण पे दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये है, मुख्य अक्ष था, इसके समांतर एक रेखा खींचा हूं, तो यह कहा जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे परिभाषा में क्या होगा, अगर जब यहाँ पे मान लीजिए आएगी
तो यहाँ क्या है, दर्पण है, दर्पण पे टकराएगी, टकरा के क्या होगा, वापस आएगी, दर्पण से टकराकर अंदर की ओर जब वापस आएगी तो यहाँ आएगी, जिस वापस आने के बाद ये जिस बिंदु से होकर जाती है ना मुख्य फोकस को, या फिर जो यहाँ पे मुख्य अक्ष था इसको जिस बिंदु पर काट के आगे बढ़ती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, उसी बिंदु कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। फिर सुनिएगा, बिल्कुल घबरा कर नहीं, आराम सुनिए। क्या होगा, ये था मुख्य अक्ष, ये कोई प्रकाश की किरण है और इसके क्या है, आपस में समांतर है। तो ध्यान सुने, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष था, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष पर ना, या फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कुछ भी कहे, चाहे टकरा कर कहें चाहे परावर्तन के पश्चात कहें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। फिर सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और दूसरा फोकस दूरी बचा हुआ, इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे, पॉइंट था कैपिटल से, दूरी को स्मॉल एफ से कह देंगे। अब फोकस दूरी का मतलब क्या होगा, मुख्य फोकस और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब इसमें तो आपने दिखा दिया, हाँ इधर की आती है इसलिए परिवर्तन होके हो गया। यहाँ पे क्या खास होता है, तो इसकी परिभाषा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल वही होगा, ये मुख्य अक्ष था तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, ये जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, इसमें सब कुछ वास्तव में हो रहा होता है, इसमें जितनी घटना घटेगी सब कुछ वास्तव में घटेगी। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आएगी, टकरा के बताओ किधर जाएगी, इधर की ओर, तो इधर तो कर्व अंदर की ओर है तो प्रकाश भी अंदर की ओर मुड़ेगा, इसलिए अंदर आ गई है और वास्तव मिल रही है, तो यहाँ पे वास्तविक क्या होगा, आपका मुख्य फोकस बनता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, इधर से तो आएगी नहीं, आएगी इधर से, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन इधर ही बना हुआ है, तो इधर से प्रकाश किरण लाए, प्रकाश किरणों को गुजारेंगे, इधर आएगी प्रकाश किरण और टकराएगी, कर्व इसका बाहर की ओर है, प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, तो टकरा क्या होगी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगी, आ रही थी ऐसे लेकिन वापस क्या होगी, इसमें चली जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि पारदर्शी थोड़ी था जो अंदर आएगी। तो अगर अंदर नहीं आई तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, इसको लोग पीछे थोड़ा बढ़ाएंगे, अगर अंदर नहीं आए इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, इस रेखा को जो आगे टकरा के जा रही थी इसको पीछे बढ़ाएंगे, जिस बिंदु को ये काटती है बढ़ाने पर, आभासी रूप में जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कह देते हैं और दूरी को फोकस दूरी कह देंगे। इसकी परिभाषा कैसे दीजिएगा, सुनिएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, यहां से अगर देखोगे लगेगा यहाँ पीछे से आ रही है, ऐसा फील कर सकते हो कि पीछे से इसको हम लोग रेखा बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे लगेगा कि पीछे से होके आ रही है, जबकि यहाँ तो मुड़ के आ रही है, क्योंकि आपकी दृष्टि कभी मुड़ नहीं सकती। आप जिधर देख रहे हो, आप मान लीजिए कहीं देख रहे हो किसी गली में, तो गली में जैसा मोड़, आपके मोड़ के हिसाब से आपकी दृष्टि बन नहीं पाएगी, आपको लगेगा सीधा ही दिखोगे, आप हमेशा सीधा ही। तो अगर आप सीधा देख पाते हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस प्रकाश की किरण की ओर सीधा, जितना एकदम बिल्कुल सीधा देखोगे तो पीछे इस अक्ष पर जहां पे देख पाओगे वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। और यहां से इसकी दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, और उत्तल दर्पण जो होता है उसमें सब कुछ आभासी रूप में होता है, वास्तव में निकल गया था, लेकिन वास्तव में क्या हो, प्रकाश किरण यहाँ थोड़ी जा रही है, जा तो यहाँ से रही थी, लेकिन यहाँ पे आभासी रूप में कल्पना करेंगे कि पीछे से कहाँ से आई होगी, जहां से आई होगी उसी बिंदु को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फोकस मुख्य फोकस कहेंगे, बाकी दूरी को तो फोकस दूरी कहेंगे। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो दर्पण होता है अवतल और उत्तल, इनके दोनों के बीच में जो भी खास पॉइंट होते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इन सारी बातों पे चर्चा किया। एक छोटी सी और बात बताएंगे, ध्यान रखना क्या बताने वाला हूं, बताऊंगा मैं चिन्ह परिपाटी, बाद में समझाऊंगा इसको, अभी नहीं। अभी आपको जानना क्या है कि किसी भी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बन सकता है, प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बन सकता है, उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं उसके ओर, थोड़ा आगे बढ़े और प्रतिबिंब बनने का हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब बनाकर देखें कि हाँ किस किस तरह से किस दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है। इनके संबंध में हम थोड़ा सा, अभी जब आप न्यूमेरिकल लगाया करते हो तो वहाँ पे काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल में हल कर लोगे आसान से। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ कैसे होने वाला है आगे का आपका क्लास। अगर यहाँ पे इस दर्पण के बारे में और थोड़ा जानो
तो जान ही लेते हैं एक बार अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं ना, है ना। अवतल दर्पण द्वारा किस किस तरह का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और आपको एक और सुझाव दूंगा, अगर आप बढ़िया रिजल्ट पाना चाहते हो इस क्लास का भरपूर उपयोग करना चाहते हो, इस क्लास का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप ना एक नोट्स लेके बैठा करें, रोज नोट्स लेके बैठा करें, और जो कुछ मैं पढ़ाया करूं उसको नोट्स में कॉपी करते हैं तुरंत। कॉपी करने से क्या होगा, आप जो देख रहे हो वही लिखोगे, वही पढ़ोगे, तो चीजें क्या होगी, वो चीजें कई बार रिपीट हो जाएंगी, और रिपीट हो जाएंगी तो वो याद हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हेडिंग में क्या लिखाना जाना चाहिए, इसमें जो टॉपिक होगा वो हमारे पास टॉपिक होगा कि लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये है हेडिंग। इस हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग के लिए हम लोग सब कुछ कर देंगे का, सब कुछ कर देंगे, मतलब कि सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, ये क्लास देखने के बाद आपको काफी एनर्जेटिक फील होगा, ये जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको बड़े आसानी समझ में आएगी। अगर नहीं आएंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा एक बार हल्का ध्यान दोगे, काहे नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बड़े आसान से समझ जाओगे। हल्का सा ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास में अगर आवाज हो रही है फालतू की, उस आवाज से थोड़ा दूर रहना, और आप थोड़ा एकांत में जहाँ पढ़ाई करते हो उसका पढ़ाई करने वाले कमरे के पास बैठ जाइए, वहीं कमरे में बैठ जाइए, जहाँ स्टडी करते हो इस रूम में बैठिए और आराम से वीडियो को चलाकर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, आप कमेंट कीजिए, या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे वीडियो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ डायरेक्टली मुझे आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके उत्तर को जरूर दूंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर वहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके आप अपने लिए सहायता कर सकते हो खुद ही। ठीक है, आइए चलते देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे समझेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां, कितनी 6 स्थितियां होती हैं, उन 6 स्थितियों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो मान लीजिए पहली स्थिति क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पूरे बोर्ड को 2 पार्ट में करूंगा, इधर 3 करूंगा, इधर 3 करने का प्रयास करूंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये होगा अवतल दर्पण, ठीक है, ये होगा अवतल दर्पण, और यहाँ पे इसका होगा ध्रुव P, इधर होगा इसका ध्रुव P हो जाएगा, और मुख्य अक्ष में बना दिया हूँ, ये तो गड़बड़ हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष और ये है ध्रुव, है ना। यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, अभी इसका काम नहीं, बाद में पार्टीशन कर देंगे इसका। फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र भी हो जाएगा, कहीं फोकस भी होना चाहिए, है ना, और फिर यहाँ पे इतना करेंगे बस। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, कोई भी काम हम लोग करेंगे एक तरफ से करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। जैसे पहली स्थिति क्या होती है, यहाँ पहली स्थिति की बात करूंगा, जब प्रतिबिंब कहां पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, ऐसा कोई भी बात करेंगे। जब प्रतिबिंब क्या हो जाए, अनंत पर हो, तब क्या घटना घटेगी, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। नो, वही तो सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके बारे में आप जानते हैं। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो कहां होगा, अनंत पर होगा तो बहुत दूर होगा, अनंत का मतलब बहुत दूर को हम लोग अनंत कहते हैं। और एक बात और आप जानते होंगे, कोई भी चीज अगर बहुत दूर होती है, अनंत पर होती है, बहुत दूर होती है, इसको हम लोग मापे ना हो, बहुत दूर हो, या हमारे माप से बहुत दूर, बहुत परे हो, तो वहां की वस्तुएं हमारे आंख के सामने एकदम समांतर दिखती हैं। एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप कोई पेड़ देखते हो, बहुत दूर का पेड़ देखते हो, बहुत दूर रहता है, वो पेड़ क्या होगा, आपकी लंबाई के बराबर दिखता है, लेकिन रहता तो नहीं है। अगर आप करीब जाएंगे पेड़ के तो आप उसके तने के बहुत नीचे ही रहेंगे, उसके मतलब उसके सबसे ऊपर वाले भाग तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो उसकी पत्तियों को ना छू पाए। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, तो आपके आंख के बिल्कुल बराबर उस पेड़ की लंबाई दिखती है।
ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि अगर हमारी किसी वस्तु से दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ने के साथ में वस्तु हमारे समांतर हो जाता है, इस तरह से होता है। और सारा का सारा खेला होता है विजुअल एंगल का, दर्शन कोण का, दृष्टिकोण का, ठीक है। उसके बारे में चर्चा बाद में किया जाएगा, अभी यहाँ ना करवाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो कोई भी वस्तु अगर बहुत दूर रहती है तो क्या होगा, वो अनंत पर होगा। अगर अनंत वो है, बहुत दूर है, तो हमारे क्या होगा, वो हमारे जो भी एपरेटस, जो भी अपर्चर रखेंगे, जो भी हमारे पास कुछ भी होगा, जो भी यंत्र रखा होगा, जो हमारे पास आंख होगी, उसके वो समांतर होता है। और समांतर होने का मतलब यहाँ पे वस्तु को ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल एकदम समांतर रहेगा। मान लीजिए कोई वस्तु ये रखी हुई थी, है ना, इतना सा करके भी चला सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है फिगर। तो वस्तु बिल्कुल सामने एकदम समांतर पड़ जाएगी। और आप जानते हो इस वस्तु चलने में प्रकाश किरण आएगी। ये वस्तु ए भी था, ए है, बी है, यहाँ प्रकाश किरण आएगी तो समांतर आएगी। अब आपको पता भी है वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश किरण समांतर ही आएंगी। तो समांतर आएगी तो यहाँ पे आपको एक बात और पता था भी, अगर प्रकाश किरण समांतर आती है, देखिए थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं प्रकाश किरण आने का जाने का क्या होता है। अगर प्रकाश की किरण अगर दर्पण पर समांतर आती है तो परावर्तन पश्चात फोकस हो जाएगी, ये बात होगा। ये नियम है, प्रतिबिंब बनने का 3 नियम होता है। क्या क्या? पहला नियम, जब प्रकाश किरण क्या होगा, समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से ही जाएगी, फोकस से ही जाएगी। और कैसे जाएगी? फोकस से ही जाएगी। और दूसरा, अगर फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन पश्चात समांतर हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। और तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वही रास्ते फिर से वापस लौट आएगी। ये 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनने के। इन तीनों नियमों का सहायता किया जाएगा, ध्यान रहेगा, मैं बार बार बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश आएगा, परावर्तन पश्चात कहाँ जाएगा, फोकस होकर जाएगा। फोकस हमारा कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। फोकस यहाँ पे था, फोकस होकर ये गुजर गया, तो फोकस होकर चला गया, थोड़ा तिरछी हो गई लाइन, तो लाइन को भी थोड़ा ठीक कर दें, नहीं तो आप लोग कहोगे नहीं ऐसा कैसा होगा। तो ठीक है, इतना सा हो गया। तो प्रकाश किरण आई और टकरा के परावर्तित होकर क्या होगी, फोकस होकर निकल गई। और दूसरी किरण यहाँ की निकल के आएगी। अब ये वाली प्रकाश किरण जाएगी यहाँ से, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण था, परावर्तन होकर कहाँ जाएगी, फोकस होकर जाएगी। कहाँ से? ये फोकस होकर जाती है। इस तरह से ये घटना बनेगी। तो आपको जो फिगर बनता है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जब भी इस फिगर से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बात बताओ। प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में मिलती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। और मुख्य अक्ष से जितनी दूरी पर मिलती हैं वही प्रतिबिंब की लंबाई को बताता है। तो यहाँ पे ये तो मुख्य अक्ष पर ही दोनों मिल जा रही हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई बहुत एकदम क्या होगी, एकदम यहाँ छोटी सी होगी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और आप देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस से बनता है। अब यहाँ उत्तर लिखिए, उत्तर का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखिए। तो जब प्रतिबिंब कहाँ होता है, वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब के गुण को जानते हैं। तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पर ये वास्तव प्रकाश किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या? वास्तविक, लिख देना थोड़ा ठीक से, वास्तविक होता है। और क्या होता है, और वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, एकदम बिल्कुल बिंदु के आकार का। क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बिंदु के आकार का, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का होता है। पहली बात क्या है, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा, बिंदु के आकार का होगा। तीसरी बात क्या होगी, ये क्या कैसा कहां बनेगा, फोकस बनेगा। कहां पर, फोकस पर बनेगा। इतनी खास बात होती है। तो सबसे पहली बात क्या है, आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक, फोकस पर तथा बिंदु के आकार का बनता है। और एक बात और होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा। एक को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर वाला भाग नीचे की ओर आ रहा था, नीचे वाला भाग ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। इतनी बात होती है। तो आप एक बार में कैसे कह सकते हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे वस्तु यहाँ रखी होगी, इस तरह से प्रतिबिंब बना करता है। इसका फिगर आपके सामने
बना हुआ है, इतना आप देख सकते हैं। अगर मैं दूसरी बात कर दूं, इसी में थोड़ा दूसरी बात कर दूं, एक बात ध्यान रहे कि थोड़ी क्लास हल्की सी लंबी हो सकती है, हल्का लंबा होगा क्लास, तो आप इसको देखिएगा आराम से, बारी बारी थोड़ी देर बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप इस क्लास को पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत कुछ आपको यहाँ समझने को मिलेगा। यहाँ अगर मैं दूसरी बात करूँ कि जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, पॉइंट नंबर 2, जब वस्तु अनंत पर था तो ठीक है, थोड़ा और करीब लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं। जब वस्तु कहां पर होगा, वस्तु कहां होगा, अनंत व कहां, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर के बीच हो, के बीच कहीं भी रखा हो ना, तो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। बढ़िया सा बनाते हैं प्रतिबिंब। ये बना हमारे पास एक छोटा सा दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। और फिर इसका होगा यहाँ पे ध्रुव होगा, मिला रहे ध्रुव को बनाए, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ जाता है। ये बना, यहाँ पे ध्रुव हो गया, ठीक है। ये आपका फोकस होगा यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र मान सकते हैं, ये अनंत था, ये वक्रता केंद्र है। तो अगर क्या कर दिया जाए, वो उसको थोड़ा करीब लाते हैं, कहाँ पे ला देंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहाँ ला दीजिएगा। ये वक्रता केंद्र ये है, अनंत यहाँ था, इसके बीच में ला के रख दिए बीच में। तो यहाँ पे अब देखिए, एक प्रकाश कैसा होगा, एक तो यहाँ से जाएगा प्रकाश किरण समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो आप जानते हो तो फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लाइन सीधा करने के प्रयास में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता हूँ, लेकिन बचाऊंगा गड़बड़ करने से, ठीक है। तो मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी, ये निकल गई मुख्य फोकस होकर। और दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण हम लोग क्या देखेंगे, ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी यहाँ पर, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरा जी देखिए, कहाँ से ऐसा आप कैसे कह सकते हो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मैं बता रहा हूँ, हिंट समझिए। प्रकाश किरण जहाँ पे वस्तु रखी होती है, उसके जस्ट बाद जो पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है। अगर समांतर न गुजारे तो ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र का एक रूल होता है, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है, तो जाके जब वापस लौटेगी तो फिर से इसी रास्ते में मिल जाएगी, कहीं और नहीं मिलेगा। और जहां पर भी प्रकाश किरणें दोनों आपस में काटती हैं, परावर्तन पश्चात लौटने पर जहां पर काटती हैं, वही क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। और मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष से जितना ऊपर नीचे होता है, प्रतिबिंब की लंबाई वो बताता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ये होगी, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ऊपर का भाग नीचे आ रहा था, इसलिए प्रतिबिंब का धरती वाला भाग मैंने उल्टा कर दिया, प्रतिबिंब ये बन गया है। और इसका भाग अगर ए यहाँ होगा, ये बी होगा, तो बी वाला नीचे आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बी डैश कहते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग डैश से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बन गया है। और ये क्या था हमारे पास, ये वस्तु था, ये वस्तु है, यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस तरह से बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे परिभाषा में कैसे लिखेंगे, अब मेरी बात को सुनना। यहाँ प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, प्रतिबिंब के गुण लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, देखिए पहले सुन लीजिए फिर लिखना। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, पहली बात तो वास्तविक प्रकाश में मिलेंगे तो वास्तविक होगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक। दूसरा, वस्तु से छोटा होगा, हाँ छोटा है, वास्तविक छोटा। और क्या होगा, उल्टा है, हाँ उल्टा होगा, छोटा उल्टा। तथा क्या होता है यहाँ पर, और क्या कह देंगे, यहाँ पर कहाँ होगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तथा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ मैंने शॉर्ट में उसका नाम लिख दिया, ठीक है, या फोर सी के बीच। तो यहाँ पे क्या कहोगे, एक बार मिला के बोले तो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक छोटा उल्टा तथा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट कवर हो गया। दूसरे पॉइंट के बाद हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने लिखा होगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए आप इसको उतार लिया करो, ठीक है। अगला मैं यहाँ बताऊंगा, तीसरा पॉइंट होगा आपके पास, जब उसको थोड़ा और करीब लाएंगे। अभी कहाँ था, अभी तक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, अब वक्रता केंद्र के और करीब लाएंगे, वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रख देंगे। तो तीसरा पॉइंट जो होगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो।
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र का मैं आप थोड़ा सा यहाँ यही बनाता हूँ, इधर साइड में वक्रता केंद्र पर होगा तो थोड़ा सा बना देते हैं पहले दर्पण। ये दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये बनेगा आपका मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव पेटा। क्या कहा जा रहा है, पहली बात तो फोकस बना देते हैं, फिर बताएंगे क्या कहा जा रहा है। जब वस्तु कहाँ पर होगा, पहली बार वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो वक्रता केंद्र है ये, यहाँ कोई वस्तु रखते हैं। वस्तु क्या होगा, ये वस्तु रख दी गई है, ये है वस्तु रखी गई है। अब वस्तु रखी है इस पर, तो और क्या होगा, एक किरण तो क्या होगा, प्रकाश समांतर जाएगी, समांतर जाएगी कहाँ जाएगी, फोकस से होकर आ जाएगी। ठीक हुआ, क्लियर हुई बात। अब यहाँ से हम लोग इसका तीर बना देते हैं, तीर निशान बना देंगे। अब इसके बाद दूसरी किरण कहाँ से गुजारते हैं, दूसरी किरण वहां से गुजारेंगे जहां से क्या होगा, जहां वस्तु रखी उसके जस्ट बाद या पहले कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद या पहले में क्या होगा, ये फोकस पॉइंट है, तो प्रकाश किरण को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। प्रकाश किरण जब फोकस से जाती है तो आपको पता है तो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। थोड़ा सा हल्का तिरछा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रहा होगा आपको। नो, ये तो गड़बड़ा ज्यादा हो रहा है, एक सेकेंड, ये हुआ, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो आपको लगभग ठीक बन लग रहा होगा। तो क्या बना, यहाँ पे जब भी क्या नियम होता है, नियम क्या है, जब प्रकाश का समांतर जाएगा तो फोकस से निकल के जाएगा, फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाता है। ये हमारे पास नियम होते हैं प्रकाश के, ठीक है, परावर्तन के। और दूसरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे दोनों प्रकाश परावर्तन के बाद जहां पे काटते हैं, ये तो परावर्तन के बाद आया था, ये जाते हुए काट रहा था ना, जाते हुए काटे नहीं मानेंगे, जब परावर्तन होकर जब वापस लौटेगा तब काटेगा, तब वहां मानते हैं। तो काटने पे यहाँ मिल रहा है, और यहाँ जहां मिल रहा है वहां अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसे बिल्कुल उल्टा बनता है ना, इस तरह से बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी गई है, ये ए बी वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरह से बनाएंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो आप देखिए जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा क्या होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। फिर सुनिए, अब की बार लिखेंगे नहीं, केवल बता रहा हूं। क्या होगा, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे वास्तविक बनने का हम लोग प्रतिबिंब देख चुके हैं। आगे बात करें तो आगे इसके तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 होगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है, यही लिखता हूं। पॉइंट नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो हो चुकी है, अब कहां जाएगी, वक्रता केंद्र फोकस के बीच करेंगे। तो जब वस्तु कहां पर होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच ना, ये हो, तो मैं थोड़ा वक्रता केंद्र को थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूं और फोकस को भी शॉर्ट में लिखा हूं, सी व एफ के बीच में होगा, तब क्या होगा। तो आइए दिखाता हूं, इतने में आ जाएगा नीचे। ये है दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण यहाँ बन जाएगा, और यहाँ क्या गुजारेंगे, बढ़िया सुंदर सा बनाएंगे अपना मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव बन गया। अब यहाँ पे बना दीजिए आप सब, पहले तो आप फोकस बनेगा और वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वस्तु रखी होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो फोकस के बीच रख दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, हम लोग चौथे पॉइंट पहुंचे हैं। अब हम लोग करीब करीब लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एकदम लास्ट में एकदम यहाँ पहुंच जाएंगे करीब में। अभी 1-2 पॉइंट और होने वाला है, ठीक है। 6 पॉइंट इसमें पूरा है। तो यहाँ पे जब वस्तु यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा जाएगा। तो पहली किरण तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल समांतर गुजारेंगे। समांतर गई, हल्का तिरछा जो है, लेकिन ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो कहाँ से आएगी, ये फोकस से आएगी। फोकस और करीब कर दो, क्योंकि बार बार मिटाने खराब रहेगा। तो यहाँ फोकस यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश में समांतर जाएगी तो फोकस से होकर आ गई। पहला किरण हम लोग ठीक कर चुके हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा अब बात करिए कि इसके क्या होगा, आसपास में कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है, फोकस से गुजार दीजिए। फोकस से जब जाएगा यहाँ से तो आगे चला गया, ये गया, और जब यहाँ टकरा कर वापस आएगा, आपको पता है समांतर जाएगा तो फोकस से आएगा, फोकस जाएगा तो समांतर आएगा, है ना। तो समांतर यहाँ लाइए, जब ये समांतर आएगा तो इसे आने दीजिए, ये आएगा, तो इस तरह से बनेगा। और जो आपका जब ये इधर फोकस इधर भगाए थे तो हम लोग वक्रता केंद्र को भी इधर भगा देंगे, ठीक है, इतना हुआ। तो जब यहाँ पे प्रकाश किरण जहां काट रहे हैं दूसरे को, उसको क्या करें, उस पॉइंट को इंगित कीजिए
उल्टा साइड में क्या बनाएंगे, इसे बढ़िया सा बनाएंगे चित्र। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका प्रतिबिंब है, ये आपका नीचे प्रतिबिंब बनेगा और क्या होगा, ये आपका वस्तु ऊपर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या बात होने वाली है, देखिए प्रतिबिंब बड़ा बन गया। अब वस्तु क्या छोटी थी लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बन गया। मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं कि मैंने अपने आप जानबूझ के बड़ा किया है, ये हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया दिखने लगती है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आपके पास कोई दर्पण अगर होगा, गोली दर्पण में अवतल उत्तल कोई भी आपके पास होगा, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, आप उसमें देखिएगा, आप इसको फील करोगे। मैं बताऊँगा इस बात को अगली क्लास में या फिर अभी बाद में बताऊँगा, लेकिन इसको आप देख लीजिए तब। वस्तु है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तव मिल रही प्रकाश में इसलिए वास्तविक बन रहा है ना। और क्या बनेगा, और मतलब कि बड़ा उल्टा वास्तविक बना, और यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, वक्रता केंद्र के आगे बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब वस्तु बड़ा उल्टा वास्तविक बनता है ना। ये चीजें होगी यहाँ पे, उल्टा बड़ा और वास्तविक बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब अभी तक क्या था, अभी तक बराबर तक पहुंचे थे हम लोग। अब ये वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। अब बड़ा बनेगा, जितना करीब जाएगा उतना बड़ा बनेगा, जितना करीब उतना बड़ा बनता जाएगा। इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आगे मेरे पास टॉपिक होगा पांचवा, 4 के बाद पांचवा आएंगे। पांचवा कौन सा होगा अभी तो वस्तु कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। अब और करीब जाते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं, एकदम फोकस कर देंगे, एकदम फोकस कर देते हैं। चलिए फोकस करके दिखाते हैं क्या होगा। जब वस्तु क्या होगा, फोकस पर हो। अगली रीडिंग क्या होगी, जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा होगा टॉपिक ये, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक। अब यहाँ पे बढ़िया सुंदर सा बनेगा एक ठो अवतल दर्पण। बना दिए है तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ बना देंगे इसको पेंट कर दिए, और यहाँ पे बनेगा ध्रुव, ठीक है। और फिर यहाँ था हम सबका फोकस। आपका फोकस फिलहाल कहाँ पे है आप ढूंढिए, ठीक है। और यहाँ होगा वक्रता केंद्र। क्या कहना था, जब वस्तु कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। चलिए फोकस पर रखते हैं वस्तु को। ये है कोई वस्तु, ये है कोई वस्तु, और कहाँ पे रखी है, फोकस पे रखी है। अब वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो एक किरण तो समांतर जाएगी, ये फिक्स है, और समांतर जाएगी फोकस से आ गई, ठीक। इतना हुआ। दूसरी बात क्या होगी, अब मैंने क्या कहा था, जब वस्तु जहां रखी होती है उससे एक किरण तो समांतर गुजार सकते हैं, दूसरी किरण को उसके आगे या पीछे कोई अन्य बिंदु मिलेगा उससे गुजारेंगे। आगे तो नहीं है, पीछे होगा। तो पीछे के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पीछे के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बना दें क्योंकि यहाँ बड़ा का काम लगेगा। तो यहाँ पे पीछे का क्या होगा कि हम लोग प्रकाश किरण को आगे गुजारेंगे, आगे यहाँ गुजारते हैं, और कहाँ पे होता है, ये लगभग क्या होगा, इसके सीध में रहेगा। किसके, यहाँ ये जो वक्रता केंद्र है इसके सीध में जाता है। तो यहाँ प्रकाश किरण इसके सीध में अगर जाएगा तो आपको पता है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए या प्रकाश वक्रता केंद्र की ओर जाता है तो उसी रास्ते में वापस लौट आता है। इसको जाना था सीधा, बट यहाँ टकरा के क्या होगा, वापस लौटने का नीचे की ओर आएगा, और कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा निकलता जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये प्रकाश की किरण नीचे कहीं मिल रही है, अभी तो नहीं मिल रही है, और हो सकता संभावना है कहीं मिल जाएगी, और कहाँ मिलेगी इसका कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जो जब कहीं पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो पता नहीं कहाँ बनेगा ना। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ये चीज होगा। और कौन कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि नीचे कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता, इसलिए बहुत बड़ा बन सकता है। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे करेंगे। क्लियर हुई बात। जब प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ रखा, फोकस पे रखा हो। देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर था तो जब वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब फोकस बना था, और जब वस्तु फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। बिल्कुल एकदम अपोजिट चल रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा हुआ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा हमारे पास, छठवां और लास्ट टॉपिक होगा इसका। छठवां जो पॉइंट है
वो क्या होगा, जब वस्तु कहाँ फोकस पर नहीं होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। जब वस्तु, छठवां पॉइंट में, जब वस्तु P व F के बीच होगा, F के बीच हो। ठीक, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको पहले करूंगा इरेज, फिर लाऊंगा आपके लिए कुछ नया सा फिगर। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ना आप थोड़ा सा इसको, अगर अभी की लंबी क्लास को आप थोड़ा सा आप देखिए, अच्छे से लीजिए इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और कभी भी ये आपके स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा तो एक क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे वहां पे, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड होगा, उसमें 10-5 मिनट ऐसे निकल जाते हैं, उसके साथ में 6 के 6 पॉइंट 2 दिन पढ़ाए जरूर होंगे, इसलिए आप समझ जाओ 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जब वस्तु P और F के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो क्या होगा। चलिए बनाते हैं बढ़िया, ध्रुव और फोकस। देखिए ये बनेगा, यहाँ पे होगा ध्रुव बनेगा और फोकस, ये हमारे पास सबसे पहले तो अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बनाएंगे हम लोग पीछे का काले किया हुआ भाग, और यहाँ बन जाएगा मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस नहीं तो मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस देखो ये बन गया मुख्य फोकस, और ये बना आपका वक्रता केंद्र बना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्रुव है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वस्तु कहाँ रखी है, P व F के बीच हो। चलिए रखते हैं, वस्तु कहाँ पर है, ये रखी है, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। वस्तु रख उठा, आपके लिए हमेशा मैंने एक ही बात बताया, पांचों पीछे के पांचों बताया, बाकी छठे में बता रहा हूँ फिर से। एक किरण को हम लोग हमेशा समांतर गुजारेंगे। जब वस्तु समांतर जब प्रकाश में समांतर गुजरेगी तो एक ही घटना होता है, टकराकर फोकस से जाएगी। तो टकरा कर फोकस से गुजारिए, टकराएगा और आएगा फोकस से गुजरेगा, ये फोकस से गया। सही बात है, आगे करते हैं। दूसरा क्या होगा, अब यहाँ पे आसपास कोई, अब एक काम तो फोकस कर चुके हैं, दूसरा काम क्या, वक्रता केंद्र के लिए होगा। एक कुछ ऐसा यहाँ पे आरेख बनाओ कि जो वक्रता केंद्र को बिलोंग कर रहा होता, ऐसा कुछ होगा। मतलब बिल्कुल इसको मैं कॉन्टिन्यूस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डॉटेड इसलिए मैंने बनाया क्योंकि उसका सीधी तिरछी हो जाती है, इसलिए पहले कॉन्टिन्यूस नहीं करके डॉटेड किया था। ठीक है, एक किरण क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से गुजरेगा प्रकाश के, यहाँ वक्रता केंद्र की ओर जाएगा, वक्रता केंद्र से ऐसा नहीं वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो अगर वक्रता केंद्र से होकर जाता है या वक्रता केंद्र की ओर जा रहा होता है, टकरा कर क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इतना हो चुका है। अब ये प्रकाश किरण थोड़ा फैलती नजर आ रही है, अगर प्रकाश किरण फैल रही है तो कभी आपस में नहीं मिल सकती, अगर प्रकाश किरण फैलेंगी तो कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर जब भी कोई ऐसी घटना घटे, प्रकाश किरण पीछे मिलने की संभावना नहीं हो, उसका फिर क्या करेंगे, उसका आरेख हम लोग उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या करते हैं, आभासी आरेख बनाते हैं। ये पीछे नहीं मिल पाए कहीं पर, इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे आगे इस तरफ में, इस तरफ क्या होगा, इस तरह अगर आभासी आरेख बनाते हैं, अरे कहीं आपस में मिल रही होती है, तो मतलब हम लोग वहां पे फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो इमेज बनेगा ये इस तरफ बन रहा होता है, आभासी इमेज बनेगा यहाँ पे, और देखिए ऊपर का भाग ऊपर ही है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, जो प्रतिबिंब बना वो सीधा बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। इसमें देखिए सबसे हटकर है, जो छठवां पॉइंट है सबसे हटकर है। छठवां पॉइंट क्या था, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे कुछ दिखता ही नहीं है तो क्या बनेगा, वो आभासी बनेगा, ऐसा आभासी फील होगा, और वस्तु से बड़ा आभासी दर्पण के पीछे बनेगा। ये यहाँ पे खास बात होगा। ठीक है, तो इसमें छठे पॉइंट में, ये छठा पॉइंट में सबसे खास क्या है, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, ध्रुव व वक्रता के, ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम समझा, प्रतिबिंब का बनना समझा, किस तरह से कितने पॉइंट में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। यहाँ पे अवतल दर्पण का 6 पॉइंट से 6 तरीके से प्रतिबिंब बना करता है। 6 के 6 पॉइंट में एक आध पॉइंट जरूर एग्जाम में आ जाया करता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिलहाल इसके बाद का टॉपिक होगा जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और दर्पण के संबंध में जितना कुछ बचा है सारा का सारा अगली क्लास में मैं झोंकूंगा, सब कुछ एक क्लास में लाऊंगा। ठीक है, और सब आप सब पढ़ते रहिए बढ़िया से, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम आपका अच्छा हो, सफल हो, मंगलमय हो। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।